हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। आज का हमारा स्टैंडर्ड नाइन्थ का लेसन है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ओके, और इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं मैटर इन आर सराउंडिंग्स में। सबसे पहले तो मैटर है, तो जो भी हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, एक्चुअली मैं यूनिवर्स ही बोल रहा हूँ, हम लोग अर्थ का भी कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ अर्थ में, तो जो भी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या कहीं पे कोई ना कोई उसका मास कंसिडर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मैटर, विच मीन्स अ फिजिकल सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड possesses मास इज कॉल्ड अ मैटर। इवन डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर। ठीक है, किसी चीज़ का होना मतलब कि वो मैटर है। अब मैटर जो है वो अलग अलग तरीक़ों का हो सकता है। अब उसको डिवीज़न कर दिया है दो हिस्सों के अंदर, मतलब कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है उसकी, मतलब क्लासिफिकेशन जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे या फिर केमिकल नेचर पे। ठीक है, देखिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है या फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर क्या क्या है। तो फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल्स। All types of matter is made up of particles. These are called atoms and molecules. These particles are very small to see with naked eyes. मतलब कि हम लोग इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मतलब कि जैसे कि एटम्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एटम्स जो है वो इतने छोटे होते हैं जो हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते। आई थिंक वी आर ओनली एबल टू सी दैट अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो एटम्स जो छोटे छोटे एटम्स जोड़ के बनता है मॉलिक्यूल, और फिर वो मॉलिक्यूल को हम देख सकते हैं। ओके, तो पहला चीज़ है कि मैटर के अंदर जो है वो होते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एटम या मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में होता है गैप। ठीक है, अब अलग अलग मैटर्स जो है, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर दिए हुए कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, तो इनके अंदर जो है पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, जो स्पेस है, वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बहुत ही कम हो सकती है, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि कुछ जगह होगी। ठीक है, एम्प्टी स्पेस हो सकती है, कंटिन्यूसली वो मूव हो सकते हैं पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर उनके बीच में एक बॉन्ड हो सकता है, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स का नेचर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके की होती है कि किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी, अगर हम किसी भी फिज़िकल सब्सटेंस को कंसिडर करते, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैशियस हो, उनके अंदर पार्टिकल्स होंगे, और उन पार्टिकल्स की ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे, दैट इज़ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। ओके, तो तीनों स्टेट आपको, आई थिंक आपने 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया होगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले। अब देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, थोड़ा सा मैं सॉलिड स्टेट के बारे में बात करता हूँ कि देखिए जो उसके बीच में के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट, अब आप देख लीजिए एक वुडन टेबल है, वुडन टेबल सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, राइट। उसको पेनिट्रेट करना, मतलब कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तीनों को साथ में हम कंसिडर करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, मतलब कि उनके बीच का जो स्पेस है बहुत ही कम है। जब हम लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, तो लिक्विड के अंदर उनके पार्टिकल्स का गैप जो है वो बढ़ना शुरू होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, वीक हो जाता है। और गैसेस के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है। और एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, सॉलिड जो है वो अपना शेप जो है वो बहुत मुश्किल से चेंज होता है सॉलिड्स का। लिक्विड का जो शेप है वो हम जैसे कंटेनर में उसको डाल देते हैं वैसा शेप पकड़ लेता है, और गैस का भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। सॉलिड जो है वो जनरली अपना शेप चेंज नहीं करते, लिक्विड और गैसेस अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ओके। और एक चीज़ है कि अगर सॉलिड्स को कंसिडर करते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते ही नहीं हैं, ठीक है। मतलब कि वो रिजिड है, सॉलिड जो है एक रिजिड शेप का होता है कि जहाँ जो एक बार फिक्स शेप है उसका वो शेप चेंज नहीं करने वाला, साथ ही साथ उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होने वाले, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड केस में हाँ उसके पार्टिकल्स जो वो मूव होते हैं, गैसियस में तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो आपको एक्सप्लेन की। अब देखते हैं कि चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे क्या चेंजेस हो सकते हैं, कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है क्या, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है क्या, ठीक है। और ये कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो चेंज होता है। तो सबसे पहला चेंज है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की चेंज होनी शुरू होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। व्हेन अ मैटर इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी of particles increase and the particles start vibrating with greater speed. Energy supplied by the heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and it is converted into a liquid. देखिए आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैंने बोला कि एक आइस क्यूब लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल ले लिया है कि आइस क्यूब है हमारे पास, और आइस क्यूब मतलब कि हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में से आइस क्यूब निकाला, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर था वो बहुत कम था, राइट। अब जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया, जहाँ का रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर, रूम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रेफ्रिजरेटर, विच मीन्स टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उस आइस क्यूब के पार्टिकल्स थे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन कर ली, काइनेटिक एनर्जी गेन हुई और पार्टिकल्स के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उनका वाइब्रेशन जो है वो बढ़ गया। वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मतलब एक दूसरे से जो स्पेस जो बहुत कम थी, बहुत ही कॉम्पैक्ट थी, जो चिपके हुए थे, वो स्पेस कम हो गई और उन्होंने वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, मतलब कि वो तोड़ दी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की चेन, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो चेन थी वो टूट गई और उन्होंने अपनी जो फिक्स पोजीशन है वो छोड़ दी। फिक्स पोजीशन छोड़ के दे स्टार्टेड मूविंग फ्रीली, मतलब कि आपका जो आइस था अब वो पिघलना शुरू हो गया और पिघल के वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको और फर्दर आप हीट करते हो, मतलब कि लिक्विड के बीच में की जो पार्टिकल्स है, लिक्विड पार्टिकल्स है, उनके बीच का गैप को और अगर आपको बढ़ाना है, मतलब कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और वीक करना है, तो इसको और फर्दर हीट करोगे तो पानी हो जाएगा गर्म। पानी गर्म होने के बाद आपको ये मालूम है कि पानी गर्म होने के बाद में वो फॉर्म हो जाता है स्टीम के अंदर, और स्टीम जो है वो ऊपर की तरफ उड़नी शुरू हो जाती है। ऊपर की तरफ क्यों उड़ती है? क्योंकि उस स्टीम के अंदर होता है काइनेटिक एनर्जी और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर अगर चेंज करते हैं हम तो क्या होता है। द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अप्लाइंग प्रेशर डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल causing the substance to change its state, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत ही सिंपल, कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं कोई जनरली टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। हम लोग एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि चलिए हम आइसक्रीम देखते हैं, ठीक है। तो आइसक्रीम के हम लोग क्या करने वाले हैं,
तो आइसक्रीम के लिए हम लोगों को क्रीम, दूध, ये सारा मिक्सचर जो है हम लोग ये मिक्सचर पूरा बनाते हैं। अब मिक्सचर जो है वो शुरुआत में होता है लिक्विड फॉर्म में, राइट। लेकिन जब हम उसको रखते हैं कम टेम्परेचर में होने की वजह से उसके अंदर का जो भी मिक्सचर था वो फॉर्म क्या हुआ, एक थोड़ा सा आइस के फॉर्म होना शुरू हुआ। मतलब उसने थोड़ा सा अपना स्टेट जो है वो चेंज कर दिया, उसके पार्टिकल्स जो है वो चिपकने शुरू हो गए। अब इसको और हम प्रेशर अप्लाई करते हैं विद डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने डिस्टेंस को कम करना शुरू करेंगे। मतलब कि अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से डिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे लड्डू बनाना में हम लोग क्या करते हैं कि उस मिक्सचर को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो तो प्रेशर नहीं है, बट हाँ वो भी एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। दीज ऑल आर रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो आप लोग इसको रिलेट नहीं कर सकते यहाँ पे, बट हाँ आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा कि प्रेशर अप्लाई करने की वजह से होता क्या है। तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से होता है कि पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से उसका स्टेट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन में क्या क्या है? द फिनोमिनन ऑफ द change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapors. देखिए इवेपोरेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमने जैसे बोला कि पानी गर्म कर रहे हैं हम लोग, पानी गर्म करने के बाद में बॉइलिंग पॉइंट रीच होने से थोड़ा पहले, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर पे वो पानी जो है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे और अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ब्रेक करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने की वजह से पार्टिकल्स जो है वो पानी के पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? इवेपोरेशन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने कपड़े, गीले जो कपड़े हैं, ठीक है, उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, ठीक है, लेकिन अगर उन कपड़ों को आप स्प्रेड नहीं करते हो, ठीक है, तो वो जल्दी सूखने नहीं वाले। वैसे ही रख दिया पूरा सा जो है वो एक जगह पे जमा करके, तो उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। अगर इंक्रीज़ नहीं होगा सरफेस एरिया तो कपड़ा जो है वो जल्दी सूखेगा नहीं। इसलिए हम लोग जो है वो कपड़ा पूरा स्प्रेड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको सुखाते हैं। स्प्रेड करते हैं तो जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, उतना ही इवेपोरेशन का रेट जो है इंक्रीज़ होगा। अब इवेपोरेशन क्यों बोला मैंने, कपड़े सुखाने का और इवेपोरेशन का क्या लेना देना? देखिए जो वाटर पार्टिकल्स है, जो आपके गीले कपड़े के ऊपर वाटर पार्टिकल्स है, वॉश्ड क्लोथ्स के ऊपर जो भी लिक्विड है, वाटर है, वो इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही तो सूखता है। मतलब वहाँ से जो वाटर निकल रहा है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही है, क्योंकि सनलाइट जो है उसको हीट करती है, वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं और फिर इवेपोरेट होना शुरू होता है वो लिक्विड। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया गीले कपड़े का, जो वॉश्ड क्लोथ्स है उनका, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी वही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। देखिए अगर आप रेनी सीज़न में वही गीले कपड़े सुखाते हो तो ऑब्वियसली रेनी सीज़न में सनलाइट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सनलाइट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने नहीं वाला। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो फिर आपके कपड़े भी उतने ही ज़्यादा लेट सूखेंगे। इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, बारिश के सीज़न में कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी। तो यही है रीज़न। थर्ड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। आप ऐसे कोई
सिटी में गए होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल गोवा या फिर मुंबई, जहाँ पर आसपास में सी है, ठीक है। जैसे ही हम सी के आसपास चले जाते हैं तो सी के आसपास के जो रीजन्स है वहाँ पर मॉइस्चर बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब वहाँ की जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि पानी वाला एरिया है और वहाँ पर दिन भर इवेपोरेशन का जो प्रोसेस हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि मतलब कि एयर के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाना। तो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इवेपोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम ऐसी रीजन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई में जाते हैं, तो वहाँ पर कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं कपड़े का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको क्योंकि वो बेस्ट सिंपल एग्जांपल है। तो ऐसी जगहों पर जो है वो वॉश्ड क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब यही केस अगर आप अहमदनगर रीजन में ले लेते या फिर और कोई दूसरे रीजन में ले लेते जहाँ पर वाटर बॉडीज़ ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ह्यूमिडिटी हमेशा कम होगी, मॉइस्चर जो है एयर का कम होगा, तो वहाँ पर कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, तभी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। ओके, फोर्थ टॉपिक देखते हैं। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। देखिए, अगर दिन में अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो हवा ज़्यादा चलने की वजह से जो वॉश्ड क्लोथ्स के ऊपर का जो वाटर पार्टिकल है, हवा की वजह से वो उस कपड़े को वो जल्दी से छोड़ने की कोशिश करेगा, सूखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे ही विंड स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है तो उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होना शुरू होता है उस पार्टिकल का, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल का। तो हमने 4 फैक्टर्स देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी का कम होना उसमें भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। और वैसे ही फोर्थ पॉइंट था, विंड स्पीड बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही बढ़ता है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर, इवेपोरेशन एंड कूलिंग। क्या है इवेपोरेशन एंड कूलिंग? In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of fluid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings make the surroundings cooled. ठीक है। अब इवेपोरेशन और कूलिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है, देखते हैं हम लोग ये कि हम लोग एक अर्दन पॉट लेते हैं, मतलब मटका, ठीक है। मटके के अंदर हम लोग पानी भरते हैं, ठीक है। मटके के अंदर पानी भरने के बाद अगर आप मटका जो है, अभी मोस्ट प्रोबेबली हमारे घरों के अंदर मटका रखते हैं, लेकिन अगर उस मटके को हम अगर घर के थोड़ा सा बाहर रखें, ठीक है, इवेपोरेशन उसको ज़्यादा मिले। अब वो इवेपोरेशन कैसे हो रहा है देखिए, तो अर्दन पॉट के अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिसके थ्रू वो पानी जो है वो आ जाता है उसके बाहर के आउटर सरफेस पे आने की वजह से और बाहर सनलाइट होने की वजह से उसका जो सराउंडिंग है, मतलब जो आउटर सरफेस है, वहाँ से इवेपोरेशन होना शुरू होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है और जो पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ता है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो वहाँ से पानी इवेपोरेट होना शुरू होता है। लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि बाहर का जो शुरुआत में जो आउटर सरफेस जो था वो वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करके वहाँ से वो इवेपोरेट हो गया, तो वहाँ का जो टेम्परेचर था, वहाँ का जो हीट थी, वो पूरी की पूरी उस वेपर ने एब्जॉर्ब कर ली और वहाँ का सरफेस जो है वो हो गया ठंडा, ठीक है। सरफेस ठंडा हो गया तो इस तरीके से जब दूसरा पार्टिकल और आगे आने की कोशिश करेगा तो वो भी ठंडा हो जाएगा और ये जो आउटर सराउंडिंग जब कोल्ड हो जाएगी, ठीक है, तो अंदर का पानी जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इवन आप अगर मटके के बाहर के सरफेस को हाथ लगाते हो तो आपको बहुत ठंडा महसूस होता है और इसी प्रोसेस के थ्रू इवेपोरेशन और कूलिंग का जो प्रोसेस है ये दोनों साथ में देखे जाते हैं। और जब हम मटके में का पानी पीते हैं गर्मी के सीज़न में तो हमें ये महसूस होता है कि अंदर का पानी जो है वो बहुत ठंडा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इवेपोरेशन और कूलिंग के जो
इफ़ेक्ट है उसकी वजह से ही है। ठीक है, हम लोग ये एग्जांपल भी देख सकते हैं कि डेजर्ट कूलर, ठीक है, डेजर्ट कूलर जो है वो ठंडी हवा क्यों फेंक रहा है, क्योंकि जो 3 डायरेक्शंस है और फ़ैन जो है वो 4 डायरेक्शन में, और बाकी के जो 3 डायरेक्शंस है वहाँ पर हम लोग एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रास का एक लेयर लगाते हैं। ग्रास के लेयर में से जो है वो पानी गिरना शुरू होता है, पानी गिरना है शुरू होता है। तो पानी गिरने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो आउटर सरफेस पे, डेजर्ट कूलर का जो आउटर सरफेस है वहाँ से वो इवेपोरेट होता है और उस सरफेस को वो कोल्ड कर देता है। ठीक है, वो सराउंडिंग को जो है वो कोल्ड सराउंडिंग हो जाती है। अब ठंडा होने की वजह से क्या होता है कि वो फ़ैन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है और वो जो है वो सराउंडिंग कूल होने की वजह से हमारी तरफ एक ठंडी सी हवा आती है। ठीक है, इसीलिए इवेपोरेशन एंड कूलिंग जो है अलग अलग देखे जा सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर यूज़ किए जाते हैं ऐसे प्रोसेस। देखिए यहाँ पे सब मेजरेबल क्वांटिटीज़ दी हुई है, तो आप लोग ये अच्छे से लर्न कर सकते हो। यहाँ पे पूरा सबके यूनिट्स भी दिए हुए, सिंबल क्या है वो भी दिया हुआ है। हम लोग ये राइट साइड में देखते हैं कि राइट साइड में क्या क्या चीज़ें दी है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, या फिर उसको लीटर्स में हम लोग लिखते हैं, वहाँ पर उन्होंने यूनिट भी दिया हुआ है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड एंड कैन डू can be called fluid. Gases are also called fluid. Sometimes gases are also called as fluid. Obviously वो एक जगह से दूसरी जगह easily मूव होते हैं, हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं। Temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. ऐसे टेम्परेचर पे जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्लिमेशन। ठीक है, अब आप कैम्फर ले लीजिए, कैम्फर या कापूर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, जो हमारे भगवान के यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कैम्फर, तो वो होती है सॉलिड क्यूब, सॉलिड का क्यूब होता है वो, लेकिन जब हम उसको जलाते हैं तो वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड दिखता ही नहीं है हमें, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो लिक्विड में शायद कन्वर्ट भी हो जाए लेकिन हमें वो दिखने नहीं वाला, तो वो सॉलिड टू डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना उसको कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, ATM, exerted by gases. The unit of pressure is Pascal. Okay, 1 ATM is equal to 1.01 into 10⁵ Pascal. ये इम्पोर्टेंट है, ये भी एक याद रखिए, कहीं पे इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के अंदर, हम लोग वो भी देखेंगे एक बार। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 ATM। सी लेवल पे 1 ATM का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब यहाँ पे आपको पैस्कल्स में दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ है, चेंज ए टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। केल्विन स्क्वायर समझ लो 400 केल्विन बोला है और आपको कन्वर्ट करना है इसको सेल्सियस में, तो माइनस करो 273, तो आंसर क्या आएगा 127 डिग्री सेल्सियस। इतना बड़ा आंसर आने वाला है इसका, 127 डिग्री सेल्सियस। 400 केल्विन मतलब 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो और कुछ देख लेते हैं कि 290 केल्विन है, 290 केल्विन, उसको कन्वर्ट करना है 273 में, 273 क्या आंसर आएगा, अगेन 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस आंसर है।
तो अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा 273 से माइनस करना पड़ेगा। वही वाइस वर्सा है कि अगर आपको सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में जाना है तो आपको उस टेम्परेचर को 273 को उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब और दो चीज़ें फाइंड आउट हुई है, जैसे कि हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट बोलते हैं, ऐसे और दो स्टेट्स भी फाइंड आउट किए गए हैं हमारे साइंस में। तो पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखिए क्या दिया हुआ है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं इसके। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। आपको प्लाज्मा जो है वो कौन सी सरफेस पे देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा? प्लाज्मा जो है आपको देखने को मिलेगा सन के सरफेस पे। ठीक है, कोरोना आई थिंक बोला गया है, सन का सरफेस जो है वो कोरोना। ओके, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस कुछ और है अभी के लिए, आपको सबको मालूम है कोरोना वायरस, बट कोरोना जो है वो सन के सरफेस को भी बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्लाज्मा देखने को मिलेगा, सबसे एनर्जेटिक सुपर पार्टिकल्स। और एक पार्टिकल मिला है दैट इज़ BEC, दैट इज़ बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कम टेम्परेचर में बहुत ही कम डेंसिटी में उस गैस को कूल डाउन करना, तो उससे बनता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो देखिए ये हम लोगों ने ये जो है वो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों ने शॉर्ट में ही किया है। ये आप इसको एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक से रीड आउट कीजिए। ठीक है, ठीक है, हमने और एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी, दैट वाज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देख लेते, वो भी देख लेते। चलिए, क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? Latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kilogram of a liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी लिक्विड को एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और चेंज 1 किलो ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको ये डेफिनेशन इसी फॉर्म में लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। वेपर आपको पता चल गया था कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, दैट इज़ वेपराइजेशन, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूजन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वहाँ पर, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है, और ये दोनों डेफिनेशंस आप अच्छे से लर्न करो। ओके, इस तरीके से हम लोग आज का जो ये लेसन है, लेसन नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे रीडिंग करने के बाद में, आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हो। साथ ही साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियोस देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, क्योंकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे और वो आप तुरंत देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।